नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा किंग के स्टैचू के पास चली जाती है, इधर रोहित अब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर अब अनिका कहती है कि क्यों ना हम डिनर भी यहीं पर ही करके चलें। तब वो सभी डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वो सब अब वहाँ पर डिनर करते हैं और ऐसे ही आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अनिका को वहाँ पर जहांगीर से भी मिलना था, क्योंकि अनिका ने जहांगीर को टाइम दिया था कि वो उसे वहाँ पर ही मिले। इसलिए वो अब सभी से कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। मैं बाद में आप सबको ज्वाइन करती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है क्या अनिका? क्या अभी के लिए तुम नहीं रुक सकती? इस बात पर अब अनिका कहती है, बस 10 से 15 मिनट का ही काम है, आप सभी तब तक यहाँ पर एंजॉय कीजिए। मैं बस अभी अपने काम को निपटा कर अभी आती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब अपनी जगह से उठकर अब जहांगीर को अब फ़ोन लगा देती है। कि कुछ ही देर की रिंग के बाद जब जहांगीर ने फ़ोन उठाया तो जहांगीर ने दूसरी तरफ से कहा, हेलो, कहाँ हो अनिका तुम? तब अनिका ने जहांगीर की आवाज़ को सुनकर कहा कि तुम जहाँ कहीं भी हो, मुझे बस स्टेडियम के पास जो ओपन रेस्टोरेंट है वहाँ पर ही आकर मिलो। अब अनिका की इस बात पर अब जहांगीर कहता है, ठीक है अनिका, क्रिस कार्तिक के साथ बिजी है तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि अभी क्रिस को कार्तिक के साथ ही टाइम लगेगा। तब तक मैं तुमसे आकर मिल लेता हूँ। वैसे मुझे बस 5 मिनट ही लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, जिस जगह को तुम बता रही हो। जहांगीर की इस बात पर अब अनिका कहती है कि ठीक है, फिर मैं वहीं पर ही तुम्हारा वेट करूंगी। अनिका अब जहांगीर से बात करते हुए ही अब उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर चली जाती है। तो वहीं अब यश अब रिया से कहता है, क्या तुमने कोई नया गेम डाउनलोड किया है क्या रिया? अब यश की इस बात पर अब रिया अपना फ़ोन निकाल कर कहती है, हाँ किया तो है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? देखो, मैंने अब की बार जो गेम डाउनलोड किया है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब रिया की इस बात पर अब यश कहता है, हाँ मैं खेलूँगा, क्यों नहीं खेलूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा हर एक गेम ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर सभी अब एक दूसरे से बातें करने में ही बिजी थे। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अभी उस स्टैचू के साथ ही थी। स्वाति भी अब वहाँ पर एक तरफ जाकर अब अपना मील एंजॉय करने में लगी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ उस स्टैचू की नज़र, जब तक स्वाति अपना खाना फिनिश कर रही थी तब तक स्टैचू की नज़र पूरी ही फैमिली के ऊपर थी, क्योंकि पूरी फैमिली अपने एंजॉयमेंट में लगी हुई थी। लेकिन स्टैचू अभी भी चारों तरफ ध्यान बनाए हुए थी कि कहीं किसी के ऊपर कोई खतरा तो नहीं। जब वो पूरी ही फैमिली के ऊपर नज़र बना कर रखे हुए थी तब वो देखती है कि ये सावित्री कहाँ है, क्योंकि उसे वहाँ पर सावित्री दिखाई नहीं दी। वो अब तक आई क्यों नहीं? वो स्टैचू अब जब उसे वहाँ पर सावित्री नहीं मिलती तो वो स्वाति मल्होत्रा से कहती है कि सावित्री कहाँ है, जल्दी से अपना मील फिनिश कीजिए, हमें अभी सावित्री को ढूंढने के लिए जाना है, क्योंकि सावित्री भी तो यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ ही आई थी ना। लेकिन मुझे तो सावित्री कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अभी स्टैचू ने ये कहा ही था कि तभी दरवाजे से अब सावित्री आ रही थी। सावित्री को देखकर अब स्टैचू को कुछ डाउट तो हुआ कि तभी अब उसने देखा कि सावित्री धनंजय पीरामल की तरफ जाने लगती है। वहां जाने के बाद सावित्री अब धनंजय पीरामल को क्रॉस करते हुए अब रोहित के पास जाकर अब धीरे से कहती है कि किंग, अभी आपको सभी को लेकर यहाँ से चलना चाहिए। दिस पैलेस इज नॉट सेफ। कुछ देर पहले ही 2 ड्राइवर को किडनैप करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और इसलिए अभी आपको यहाँ से जाना जरूरी है, क्योंकि आप सबके साथ बच्चे भी हैं।
और वो वही दो हैं जिन्होंने आज की जीत को हासिल किया है, क्योंकि आज के फर्स्ट और सेकंड विनर के ऊपर ही ये हमला हुआ है। सावित्री की ये बात सुनकर तो अब स्वाति और वो स्टैचू अब दोनों ही एकदम से ही अलर्ट हो जाते हैं। इधर रोहित अब सावित्री से कहता है कि तुम पहले डिनर कर लो, हम सभी यहाँ से चलने की फिर तैयारी करते हैं, क्योंकि तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, इसलिए तुम भी पहले अपना मील फिनिश करो। रोहित की इस बात पर अब सावित्री कहती है कि किंग मैं राजमहल में जाकर अपना डिनर फिनिश कर लूँगी। अब सावित्री की इस बात पर अब रोहित कुछ पल के लिए चुप रहता है, क्योंकि रोहित ने सावित्री को खाना खाने के लिए कहा था। इसलिए वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि इस वक्त हमारा यहाँ से चलना ही सही होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, बच्चों की सेफ्टी के लिए और पूरी ही फैमिली की सेफ्टी के लिए भी। सावित्री की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है कि फिर ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है, तुम अपना डिनर राजमहल में ही जाकर कर लेना, लेकिन अभी फिर हम भी चलते हैं। इधर जहाँ पर रोहित और सावित्री ये सब बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका उस ओपन रेस्टोरेंट के में अब तक वो पहुंच जाती है। उस ओपन रेस्टोरेंट में अब वो एक कोने की साइड एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है, ताकि वहाँ पर उसे बैठे हुए वो किसी को भी ज़्यादातर ना दिखे, क्योंकि ये कोने की टेबल थी जहाँ से किसी को भी देख पाना इतना ईजी नहीं था। इसलिए वो वहाँ पर उस टेबल को चुनती है और कुछ ही देर वहाँ पर बैठकर अब वो अपने फ़ोन में अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि अभी तक जहांगीर नहीं आया था। अनिका को आए हुए यहाँ पर थोड़ा सा समय हो गया था। उसके बाद जब अनिका ने जब सामने की तरफ देखा, तो अब वहाँ पर अब सामने से जहांगीर आ रहा था। जहांगीर भी जब अनिका की तरफ देखता है तो वो भी अनिका की तरफ ही आ जाता है, क्योंकि अनिका ने उसे पहले से ही मैसेज कर बता दिया था कि वो वहाँ पर किस कोने की साइड बैठी हुई है। जहांगीर भी अब जल्दी से अनिका के पास आ जाता है और अब वो अनिका के पास वाली एक चेयर पर बैठ जाता है और अब उसके और चेयर पर बैठने के बाद अपनी सीट को लेने के बाद अब अनिका से कहता है, सब ठीक तो है ना अनिका? और क्या तुम्हें पता है कि कार्तिक को और सेनवार्ड को किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी? जो बात सावित्री ने अभी कुछ समय पहले ही रोहित को बताई थी, वही सेम बात अब जहांगीर यहाँ पर अनिका को बताता है, क्योंकि अनिका को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि रेस के खत्म होने के जस्ट बाद ही अनिका पूरी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए चली गई थी। इसलिए उसके एब्सेंस में वहाँ पर क्या हुआ अनिका को अभी तक उसका कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही जहांगीर ने अब अनिका के सामने ये सब बात कही, तो इससे अनिका अब हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए इस बात पर अब अनिका जहांगीर से कहती है, ये सब कब हुआ? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अनिका की इस बात पर अब जहांगीर कहता है, इस बात को हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि इस इंसिडेंट को बस अभी तक 15 मिनट के आसपास ही हुआ है। वो तो उस समय बहुत ही अच्छा हुआ कि वहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइटर वहाँ पर आई और उसने उन्हें बचा लिया, क्योंकि जो इन दोनों ही रेसर्स को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को उस फाइटर ने अकेले ने ही बहुत ही मजा चखाया। अब जहांगीर की ये बात सुनते ही अब अनिका फिर से हैरान होती है कि आखिर ये फाइटर कौन है जिसने इन दोनों को बचाया। वो एक गहरी सोच में चली जाती है कि आखिर इन दो कार के रेसर को किडनैप कौन करना चाहता है। आखिर वो कौन है जो उसने बाकी के कार रेसर को छोड़कर इन दोनों को ही चुना। अनिका को अब इस तरह से अपने ही ख्यालों में देखकर अब जहांगीर उसे कहता है, क्या हुआ है अनिका? तुम ठीक तो हो ना? क्या सोच रही हो तुम? जहांगीर की इस बात को सुनकर अनिका अब अपने ख्यालों से बाहर आती है और अब अनिका जहांगीर से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी कि आखिर इन फाइटर्स को किडनैप कौन कर सकता है। वैसे तुम इंडिया कब तक जा रहे हो? इस बात पर अब जहांगीर कहता है कि मैं बस 2 दिन में ही यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि बस 2 दिन ही मैं यहाँ पर लगा कर बस थोड़ा बहुत यहाँ से घूमकर, और मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी है, इसलिए 2 दिन तक मैं यहाँ पर अपना सारा काम निपटा कर यहाँ से चला जाऊँगा। बाकी काम पर देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अब जहांगीर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम अभी वापस इंडिया नहीं जा सकते हो।
जहांगीर, मेरे ख्याल से अभी तुम्हें कुछ दिन के लिए यहीं पर ही रुकना चाहिए। जैसे ही अनिका ने अब जहांगीर से ये कहा तो जहांगीर अब सवालिया नज़रों से अब अनिका को ही देखता है कि आखिर उसे यहाँ पर कुछ दिन और क्यों रुकना चाहिए। लेकिन अब इससे पहले वो अनिका से कोई भी सवाल करता, अब अनिका कहती है मैं यहाँ पर किसी काम के सिलसिले से ही आई हूँ और उस काम में हो सकता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तब तक यहीं पर ही रहो। अनिका की ये बात सुनते ही अब जहांगीर ने कहा कि हाँ अनिका, बोलो ना, क्या काम है तुम्हारे लिए? तो मैं यहाँ पर कुछ दिन तो क्या बहुत दिन भी रुक सकता हूँ। अब ये सुनते ही अब अनिका ने कहा कि मैंने तुम्हें जिन आर्म्स और एम्यूनिशंस की फोटोज को दिया था, क्या तुम उनका अरेंजमेंट करवा सकते हो, क्योंकि अब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अनिका की इस बात को सुनकर अब जहांगीर ने कहा कि तुम इस बारे में ब्लैक कैट से कांटेक्ट क्यों नहीं करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया और मैं तुम्हें अब भी यही सजेस्ट करूंगा। मेरा मतलब है कि इतने एडवांस हथियार तो मिस्टर किंग के पास ही हो सकते हैं, और ये तो अब सभी जानते हैं कि कैट अब मिस्टर किंग के लिए काम करती है, इसलिए वो ही ये सब तुम्हें प्रोवाइड करवा सकती है। या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि तुम इंडियन आर्मी से कांटेक्ट करो, क्योंकि इन हथियारों को लेने के लिए तुम्हें इंडियन आर्मी को कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि उन्हें अभी अभी ऐसे हथियार डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड करवाए हैं। मेरे पास ये खबर आई थी कि हमारे इंडियन आर्मी के पास भी ये हथियार आए हुए हैं। अब जहांगीर की ये बात सुनते ही अनिका एक फिर से गहरी सोच में चली जाती है। वो जानती थी कि अब इस काम को उसे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर पर ही छोड़ना होगा, क्योंकि अब स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग ही हैं जो कि इंडियन आर्मी के साथ नेगोशिएट करेंगे, जो कि उन्हें इन हथियारों को प्रोवाइड करवाने के लिए मना सकते हैं। वैसे तो अनिका जानती थी कि जो किंग के पास एडवांस हथियार हैं उन्हें तो वो चिराग और अब्दुल के जरिए मंगवा ही लेगी, क्योंकि रोहित उन्हें इन सब के लिए कभी मना नहीं करेगा और वो दोनों बाकी सबको चलाना भी सिखा देंगे, क्योंकि जिन हथियारों को वो किंग से लेगी उन्हें चलाने के लिए भी तो आना चाहिए। इसलिए अब्दुल और चिराग, इन दोनों को तो ये काम अच्छे से आता ही होगा, इसलिए वो बाकी के सभी लोगों को वो काम अच्छे से करना सिखा देंगे। अनिका अब यही सोचती है। अब अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब अनिका फिर से जहांगीर से कहती है कि तुम अब क्रिस के साथ वहाँ पर जाओ जहाँ पर वो रहता है। वहाँ जाने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। और हाँ जहांगीर, हो सकता है कि तुम्हारे आदमियों की ज़रूरत भी हमें इस काम में पड़ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि अपने आदमियों को हमेशा ही तत्पर रहने के लिए कहो, क्योंकि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उन सबको भी यहाँ पर आना होगा। सो बी रेडी, क्योंकि अब की बार हमें पूरी तैयारी से के साथ रहना है। अनिका की ये बात सुनते ही अब जहांगीर ने भी अनिका से कहा, क्या ये दिल्ली पागलखाने के मिशन से भी ज़्यादा खतरनाक है अनिका? अब जहांगीर की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि ये कर्नाटक आइलैंड वाला तो ज़्यादा कुछ इतना भी नहीं था, लेकिन जो अब होने वाला है वो तो और भी खतरनाक है, क्योंकि उसके आगे कर्नाटक का आइलैंड और पागलखाने का मिशन कुछ भी नहीं है। अनिका की इस बात को सुनकर अब जहांगीर कहता है कि कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा, फिर उसके लिए चाहे मेरे कितने ही आदमियों को साथ में ना लाना पड़े। जहांगीर की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ठीक है, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ पर देख ले। और हाँ, तुम क्रिस के ही साथ जाओ, और हाँ हो सके तो कार्तिक को वापस इंडिया भेज दो, क्योंकि अगर एक बार उसके किडनैप होने की कोशिश की जा चुकी है तो हो सकता है कि दोबारा भी वो लोग फिर से कार्तिक को किडनैप करने की कोशिश करें, इसलिए कार्तिक का यहाँ पर रहना अब से बिल्कुल भी नहीं है। अब अनिका की बात सुनते ही अब जहांगीर ने कहा कि कार्तिक के सिर पर अभी चोट लगी है, क्योंकि जब वो लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके सिर पर चोट आई थी, तो अभी तो उसे होटल के रूम में ही लेकर जा रहे हैं।
मेरे ख्याल से आज रात क्रिश और मैं कार्तिक के साथ ही रहेंगे, क्योंकि कार्तिक को हम इस हालत में अभी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। जहांगीर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर कार्तिक की हालत ज़्यादा ही खराब हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि ज़्यादा हालत में उसे वहाँ पर लेके मत रहना, क्योंकि हो सकता है कि फिर उससे उसकी हालत और भी बिगड़ जाए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब जहांगीर ने कहा किशोर, अनिका, अब इसके बाद वो दोनों अभी वहाँ से निकल जाते हैं। जहांगीर अब वहाँ से निकलकर क्रिस के पास चला जाने लगता है तो वहीं अनिका भी अपनी फैमिली की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में जब अनिका उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचती है जहां पर उसने अपनी फैमिली को छोड़ा था, तो वहां पर जाने के पास वो देखती है कि सभी अभी बाहर आ गए थे। वहां पर अंदर अभी कोई भी नहीं था और बच्चे तो इधर गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। अब अनिका सीधे ही रोहित के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों ही जानते थे कि अभी कुछ ही पल में उन्हें फिर से अब एक दूसरे से अलग होना होगा, क्योंकि बहुत समय के बाद आज वो एक दूसरे से मिले थे, लेकिन उनका ये मिलन अभी बस कुछ ही पल का था, क्योंकि वो बस एक दूसरे को अच्छे से देख भी नहीं पाए थे और उन्हें अपने प्रैक्टिस के लिए फिर से एक दूसरे से दूर जाना होगा। वो दोनों अब एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन वो दोनों वक्त से वक्त को ही चुराना चाहते थे एक दूसरे के लिए, लेकिन वक्त उन्हें इजाज़त ही नहीं दे रहा था कि वो उस वक्त को चुरा पाए। दोनों को ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को कब तक ऐसे इसी तरह से ही देखोगे। अब धनंजय की आवाज़ से वो दोनों अब अपने सेंस में आते हैं। अब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं, ना कि वो दोनों अकेले हैं। अब कैलाश अधिकारी भी अब वहाँ पर सभी जब वो सब चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब कैलाश अधिकारी भी अब सभी को ही कहता है मेरे ख्याल से अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। और अब वो भी उनसे इजाज़त लेकर उनको बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं रोहित भी अब सभी को कहता है कि मुझे कुछ काम है, आप सभी चलिए, मैं बस थोड़ी देर में ही वहाँ पर आता हूँ। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ, वो मैं भी अपनी गाड़ी से ही आऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले अपनी गाड़ी लेकर आई थी। उनकी बातों को सुनकर अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अब एक साथ कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। ये कहते हुए ही धनंजय और करण अब आपस में ही बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रोहित और अनिका फिर से जाने की बात कर रहे थे, और वो भी अलग अलग। तो वहीं अनिका अब अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। उसे देखकर अब वो स्टैचू भी अब अनिका की तरफ ही आ जाती है। तो वहीं स्वाति भी अब अपनी गाड़ी को लेकर अब रोहित के पास आ जाती है, क्योंकि स्टैचू को अब अनिका को वापस से फिर से किंग के पैलेस में लेकर जाना था, और इधर स्वाति मल्होत्रा को रोहित को अपनी गुफा में लेकर जाना था। रोहित भी अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा की गाड़ी जैसे ही अब उसके पास आती है तो अब वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों गाड़ियां अभी राजमहल की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं अनिका भी अब किंग के स्टैचू से कहती है कि क्या तुम मुझे आज की रात नहीं दे सकती हो क्या? अब अनिका की इस बात पर उस स्टैचू ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मुझे परमिशन नहीं है इससे ज़्यादा अब तुम्हें और यहाँ पर छोड़ने की। आप अपने पैलेस चलिए, उस पेशेंट को चेक कीजिए, उसके बाद हम किंग के पैलेस में जाएंगे। अब स्टैचू की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा कि फिर ठीक है। अनिका इधर अपनी गाड़ी को अपने पैलेस की तरफ ले जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया के पैलेस में वो दोनों ही बूढ़े अभी बेसमेंट में ही थे। एक बूढ़ा अभी गुस्से से वहाँ की चीज़ों को तोड़ने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो। वो आज अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसके सामने जो भी चीज़ आ रही थी वो उसी को ही फेंक कर मार रहा था। तो दूसरा बूढ़ा उस पहले वाले बूढ़े को रोकने की कोशिश करता है कि वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इस बात पर अब वो बूढ़ा कहता है कि हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे बरसों बाद मैंने इस रेस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन
उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। मैं हार गया और मेरे लिए मेरी हार को बर्दाश्त करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। लेकिन मैं उस कार्तिक को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस कार्तिक की वजह से भी ही आज मैं हारा हूँ, और ना ही मैं उस ड्राइवर को छोड़ने वाला हूँ जिसने मेरे प्लान को खराब कर दिया। क्योंकि अगर वो ड्राइवर ही नहीं आता बीच में, तो वो सेकंड कार वाला ड्राइवर बीच में नहीं आता, तो मैं उस कार्तिक को कब का अपने रास्ते से हटा चुका होता। क्योंकि उसी के वजह से ही मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हुआ है। अगर वो ड्राइवर सच में ना आता तो यही उसके लिए ठीक होता, और आज वो कार्तिक भी जिंदा नहीं होता। अब बस बहुत हो गया। इस बार मैं हमारे साथियों को छुड़वाने के लिए इस पूरे 8 गाँव में जो तबाही मचा दूंगा ना, बस देखना तुम। अब उस बूढ़े की ये बात सुनते ही उसका साथी कहता है, अभी तुम शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था जब तुम लोग उन ड्राइवर्स को किडनैप करने जा रहे थे, क्योंकि तुम लोग तो उन्हें किडनैप भी तो करने वाले थे ना। मेरा मतलब है कि तुम लोग तो बेस्ट ड्राइवर को ही किडनैप करके यहाँ पर लाने वाले थे हमारे मिशन के लिए। उस बूढ़े की इस बात को सुनकर वो पहला बूढ़ा कहता है, मुझे लगता है कि हमारे दुश्मन इतने कमजोर नहीं है जितना कि हम उन्हें समझ रहे थे, क्योंकि उनकी हरकतों को देखकर मुझे वो हमारे से भी आगे लग रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हर वक्त कोई हमारे आसपास ही है जो कि हमारी बातें सुन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से हम जो भी कुछ सोचते हैं वो हमारे से आगे ही हमसे कुछ कदम होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें से कोई है जो हमारी बातें उन तक भेज रहा है, क्योंकि उनके इन कामों को देखकर मुझे यही लग रहा है कि वो हमारी हर एक बात को जानते हैं। वरना तुम खुद ही सोचो ना कि वो कार नंबर 2 उसी वक्त कैसे वहां पर आ गया जब मैं कार्तिक की गाड़ी को टक्कर मारने वाला था। भला उस कार रेसर को कैसे पता चला कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि अगर वो वहां पर नहीं आया होता तो आज मामला कुछ और ही होता। आज मैं अपनी जीत का जश्न मना रहा होता। और दूसरा, जब हमने उन दोनों ही कार रेसर्स को जब हमने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की, कार नंबर 1 के और कार नंबर 2 के, तो तभी कार नंबर 1 के और दूसरी कार के तभी वहां पर उन्हें बचाने के लिए कोई फाइटर कैसे आ गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि हमारी ये सारी ही बातें लीक हो रही हैं, या फिर हमारे दुश्मन इतनी एडवांस सोचते हैं कि उनके पास हमारे हर एक चाल का तोड़ है।